सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके की क्लास होगी, जो कि आपकी रोजाना आपकी क्लास होती है ये। तो आज भी आपकी प्रैक्टिस सेट 5 है, जिसमें हम लोग टॉप 20 MCQ आज लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखो, जिस प्रकार का आपका एग्जाम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसीलिए हम लोग रोजाना कभी 40, कभी 20, कभी 30, कभी 35, तो रोजाना आपको टॉप जो MCQ हमारे पास होते हैं आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो आप लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हमने जो बात किया था कुछ आविष्कार, जैसे कि हमने रडार के आविष्कारक में बात किया था, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, टेलीफोन का आविष्कारक कौन था, परमाणु में जो आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, इनकी खोज किसने की थी, नाभिक के विखंडन क्या होता है, नाभिक के संलयन किस तरीके से होता है। तो कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो कल की क्लास में हमने इस बातों को डिस्कस किया था। हमने ये भी बात किया था कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, हाइड्रोजन बम किसने बनाया, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया होता है, ये सारी बातें कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, जो कि प्रमुख उपकरणों के ऊपर होगी, जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे आपने सुना होगा कि विद्युत बल्ब का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत बल्ब आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने में होता है। विद्युत हीटर का प्रयोग कहाँ होता है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आता है। लाउड स्पीकर का प्रयोग कहाँ होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आपका ध्वनि ऊर्जा में होता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछें कि अल्टीमीटर का यूज कहाँ पे होता है, रेन गेज का यूज कहाँ पे होता है, तो इस प्रकार के जो आज के क्वेश्चन है वो आज हम उस पे करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट हमारा 5 है। तो इस पे जो इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं हमने उसको लेकर आए हैं, और आपके अवतल दर्पण पे है, उत्तल दर्पण के ऊपर है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आज क्लास में होने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्लास हमारी DDJ के लिए महत्वपूर्ण आपकी क्लास ये होती है। शाम को रोजाना आपकी ये क्लास 6 बजे होती है। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज किसी कारणवश से ये आपकी क्लास जल्दी चल रही है, 4:15 पे आपकी ये अपलोड होने वाली होगी। तो चलो पहले क्लास को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ध्यान रखना, जो उत्तल दर्पण आपका होता है उसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो आपका काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसा बनता है भैया, काल्पनिक बनता है और आपका सीधा बनता है, ठीक है। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। तो आ जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है कई कंडीशन होती हैं। उत्तल दर्पण से अगर कोई प्रतिबिंब की बात करें कि मान लो आपका जो कोई उत्तल दर्पण है, तो यहाँ अगर प्रतिबिंब बनेगा तो आपकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, मान लो अगर आपका जो आनंद पर स्थित है, आनंद पर अगर मान लो कोई वस्तु है, उसकी स्थिति अगर आनंद पर है आनंद पर अगर आपकी बनती है, आनंद पर कोई अगर आपका वस्तु रखा हुआ है, तो आपका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आपका बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। इसी प्रकार से अगर वो पोल पर रखा होगा, ध्रुव पर रखा होगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अगर अनंत के बीच में रखा होगा, तो ध्रुव तथा अनंत के बीच में अगर रखा होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा वस्तु बनेगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है ये आपका, कि उत्तल दर्पण का कैसा बनता है, तो याद रखना कि काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आपने ये पढ़ा होगा, F बराबर R/2। तो जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसको भी याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए जो आपका नाई होता है, बार्बर होता है, किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो भैया वो अवतल दर्पण आपका होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ये आपका जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जो आपेक्षिक घनत्व होता है, स्पेसिफिक जो आपका डेंसिटी होती है, उसको हम लोग जो नापते हैं, रिलेटिव डेंसिटी आपकी जो होती है उसको किससे नापते हैं, तो उसके नापने के लिए हमारे पास हाइड्रोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाइग्रोमीटर जो आपके आर्द्रता के लिए यूज किया जाता है, तो आपका ए हो जाएगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया द्रव का आपेक्षिक घनत्व से, कि जो आपका आपेक्षिक घनत्व होता है किस यंत्र से नापा जाता है, तो आपका होता है हाइड्रोमीटर से। तो बी उसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्लास की PDF के लिए मत परेशान होया कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको क्लास की PDF रोजाना मिल जाती है, ठीक है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है, तो आपके लैक्टोमीटर से नापी जाती है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर से आपने ये पढ़ा था कि आर्द्रता के लिए आपका यूज होता है ये हाइग्रोमीटर, ठीक है। आपका जो फाइडोमीटर होता है वो किस लिए होता है, बताना कि फाइडोमीटर आपका किस लिए यूज किया जाता है। तो जो समुद्र की गहराई वगैरह में हम लोग नापते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए हमारा जो होता है उसके
लिए जो है आपका समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेरोमीटर यूज़ करता है। अगर हम बात करें टोकोमीटर का यूज़ कहाँ पे होता है, तो आपका जो टोकोमीटर होता है वो वायुयान तथा मोटर बोट, जो आपके वायुयान होते हैं, वायुयान हो गए, या आपके जो मोटर बोट होते हैं उनकी गति को नापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो हो जाएगा दूध की शुद्धता हम लोग जो नापते हैं वो आपको नापते हैं किससे, लेक्टोमीटर से नापते हैं। फेरोमीटर समुद्र की गहराई नापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, टेकोमीटर से वायुयान या मोटर वाहन की गति नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा है, तो जो हमारी मोटर गाड़ी होती है उसका जो चालक, जो हमारा बगल में शीशा लगा होता है, जो जिसमें हम लोग पीछे की वस्तु आग वगैरह देखते हैं, तो उसमें आपका कौन सा दर्पण हो, तो आपका उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदिशक किसका बना होता है, जो आपका फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसका जो अभिदिशक लेंस होता है वो किसका बना होता है, तो वो आपका होता है अवतल लेंस का। बी उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, तो आपको बताना है उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो पानी में जो हवा का बुलबुला आपका भैया होता है वो आपका जो अवतल लेंस के तरीके से होता है। हवा का बुलबुला कैसे होता है, कुछ इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका अवतल लेंस के तरीके से काम करता है। डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वायुमंडल की आर्द्रता हम लोग किससे नापते हैं, तो वायुमंडल की अगर ह्यूमिडिटी हमको नापना है तो उसके लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि आपेक्षिक घनत्व की अगर बात करेगा तो आपका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व आपका जो होता है वो आपका होता है हाइड्रोमीटर से। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, वायुदाब को नापा जाता है। जो आपका बैरोमीटर होता है किसे नापते हैं, वायुदाब को नापने में ही आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका बचता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, ऊंचाई का मापक होता है, ये आपका ऊंचाई मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइए कि अगर हम लोग हृदय की जो गति की जांच करते हैं उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, हृदय की गति की जांच के लिए। तो याद रखना हृदय की गति की जो जांच होती है वो कार्डियोग्राम होता है। क्या होता है, कार्डियोग्राम होता है, हृदय की गति की जांच के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम पूछे वर्षा का मापक किससे करते हैं, तो आपका रेन गेज होता है। क्या होता है, रेन गेज आपका होता है जो वर्षा का मापक होता है, वर्षा को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। वर्षा का मापक आपका होता है रेन गेज। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि भूकंप की तीव्रता किस में नापी जाती है, तो याद रखना रेक्टर स्केल पे। किस पे, रेक्टर स्केल पे आपके भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। फिर आप बताइए कि जो आपका रक्तदाब होता है किससे नापा जाता है, भैया रक्तदाब बता दीजिए, रक्तदाब किससे नापा जाता है, तो रक्तदाब आपका जो होता है वो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर से। किस पे, स्फिग्मोमैनोमीटर से आपका नापा जाता है, रक्तदाब को नापा जाता है। अगर आपसे पूछे कि चलो बताइए कि जो आपका मान लो उच्च ताप अगर हमको नापना है, उच्च ताप अगर नापना है, उच्च ताप को नापना है तो क्या आप यूज करेंगे, तो याद रखना पायरोमीटर आपका होता है। क्या होता है, पायरोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ ही लिया कि भूकंप मापी आपका जो यंत्र होता है जो से हम लोग भूकंप को नापते हैं, तो उसके लिए कौन सा आपका यूज़ किया जाता है, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप, डिक्टाफोन। तो आपका यहाँ पे जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ आपका जो है वो आपका जो है भूकंप मापी यंत्र होता है जिससे भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है कि भूकंप की कितनी तीव्रता का भूकंप आया था। जो हम लोग नापते हैं रेक्टर स्केल होता है हमारा, रेक्टर स्केल हम लोग नापते हैं वैसे वो आपका होता है, लेकिन जो भूकंप मापने वाला यंत्र होता है आपका सिस्मोग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अभी हमने पढ़ा कार्डियोग्राम, तो हृदय की गति की जाँच के लिए होता है, हृदय की गति की जाँच के लिए आपका होता है कार्डियोग्राम। आपको ध्यान रखना है हृदय की गति की जांच के लिए होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि स्ट्रोबोस्कोप का यूज़ कहाँ पे होता है, तो याद रखना जो आपका स्ट्रोबोस्कोप होता है इसका यूज़ हम लोग जो करते हैं स्ट्रोबोस्कोप का, जो आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में। किससे, आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का जब हमें वेग नापना होता है उसके लिए हम लोग स्ट्रोबोस्कोप का यूज़ करते हैं। चलो बताइए डिक्टाफोन का यूज़ कहाँ पे होता है, डिक्टाफोन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो भैया जो बातचीत हमारा रिकॉर्ड करने तथा उन्हें पुनः सुनने के लिए डिक्टाफोन का यूज़ किया जाता है। बातचीत को रिकॉर्ड करने उन्हें पुनः सुनने के लिए हमारा डिक्टाफोन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर पूछा है भूकंप मापी यंत्र कौन सा, सिस्मोग्राफ होगा। बाकी हमने तीनों बता दिया है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो आपकी जो ध्वनि तीव्रता होती है किसमें नापी जाती है, वो आपकी होती है डेसिबल में। किस नापी जाती है, डेसिबल नापी जाती है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी आवृत्ति में होती है, जो हमारा ये नापा जाता है। कुछ है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो बताना है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपका वास्तविक होता है पर उल्टा बना होता है, ठीक है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो बी उसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको ध्यान रखना, बहुत लोग सीधा कर देते हैं पर वो उल्टा बनता है। जब कोई अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या जो आपकी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अभी आपने पढ़ा था हृदय की गति हम लोग सुनने के लिए हम लोग जो है स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग हृदय की गति के लिए। अगर आपसे पूछे, अभी हमने आपको बताया भी था कि आपका जो स्ट्रोबोस्कोप होता है वो आवर्तित गति कर रही वस्तु का भी मापने के लिए आपका होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि अभी हमने आपको बताया था कि अच्छा हाँ, यहाँ पे सेक्सटेंट है। तो तब तो सेक्सटेंट का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो आकाशीय पिंड की जो कोणीय दूरी होती है, मतलब ये जो कोणीय, ध्यान रखिए कि कोणीय दूरी को मापने के लिए, मतलब जो आपकी आकाशीय कोई पिंड होता है उनकी अगर हमको कोणीय दूरी निकालनी होती है तो वहाँ पे हमारा जो होता है सेक्सटेंट का आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे गायरोस्कोप का यूज़ कहाँ पे होता है? तो घूमती हुई वस्तु की गति के लिए। किसके लिए? घूमती हुई वस्तु की गति के लिए हम लोग गायरोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हृदय की गति सुनने के लिए आपका स्टेथोस्कोप होता है। बाकी हमने आपको तीनों बता दिया है कि गायरोस्कोप क्या होता है, आपकी घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए होता है, सेक्सटेंट कोणीय मापन के लिए होता है, स्टेथोस्कोप जो आवर्ती गति कर रही वस्तु के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको नापने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो उसको नापने के लिए हमारे पास जो होता है आपका बैरोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। पर ध्यान रखना, अगर दो दिक्कत शुद्धता हमको जांचनी होगी तो उसके लिए हमको लेक्टोमीटर का यूज करना होगा। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर क्या होता है? जो दाब वगैरह नापा जाता है जिसमें आपका इसी लिम्स में आपका प्रेशर चढ़ जाता है। तो गैसों का दाब कह लीजिए, सिंपल दाब होता है, गैसों दाब नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो ओडोमीटर होता है, अपने स्पीडोमीटर होता है, इस प्रकार आपका ओडोमीटर है तो पहियों द्वारा, जो पहिए द्वारा तय की गई दूरी होती है उसको नापने के लिए आपको ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका था वो था आपका कि आपको बताना था कि आपका जो वायुमंडलीय दाब है उसकी आप किसने यहाँ पे आती है? तो वायुमंडलीय दाब हम लोग आपको नापते हैं बैरोमीटर से। 20 का हो जाएगा आप यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? जो हमारा सिंपल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर होगा और आपका बहुमूल्य उत्तर आपका यही रहने वाला है। चलो बताओ, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए, अगर वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाना है तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए आपका जो होता है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी निकिल का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किसका प्रयोग करते हैं? निकिल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, लौह चूर्ण का यूज़ कहाँ पे होता है? तो अमोनिया गैस बनाने में। अगर हमको अमोनिया गैस बनानी है वो भी हैबर विधि से, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में हम लोग लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। प्लेटिनम चूर्ण का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में करते हैं। गर्म एल्यूमिना कहाँ पे करते हैं? तो एल्कोहल से जब ईथर बनता है, जब आपका एल्कोहल से जब आपका ईथर बनता है, एल्कोहल से आपका ईथर बनता है तो वहाँ पे आपका गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भैया। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में आपका जो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो आपका क्यूप्रिक आपका जो, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा तो होगा निकिल आपका। लौह चूर्ण कहाँ पे? अमोनिया गैस बनाने में। प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक गैस बनाने में। एल्कोहल से ईथर बनाने में, ये हो गया। एक क्वेश्चन बताइए, जो क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको याद रखना, वो आपका होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड जो आपका होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड आपका जो होता है वहाँ पे क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका निकिल होगा। पर हमने आपको चारों उत्तर बता दिए हैं कि आगे कहाँ पे आपका यूज होता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं कि आपका जो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनता है वहाँ पे तो आपका यूज होने वाला है कि निकिल का। अगर अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में कहें तो लौह चूर्ण का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का। क्लोरीन गैस बनाने की डेकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का। एल्कोहल से ईथर बनाने में आपका गर्म एल्यूमिना का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, आगे आ भी गया कि
कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका यूज होता है, तो आपका लौह चूर्ण का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। निकिल आपने अभी पढ़ा वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने। प्लेटिनम चूर्ण आपने पढ़ा कि प्लेटिनम चूर्ण का यूज आपका अमोनिया गैस नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज कहाँ पे करते हैं, आपका भी अपने पढ़ा कि क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में करते हैं। ठीक, सभी आपका करेक्ट होगा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तो उससे बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पे होती है, तो इस किस कंडीशन में, जब हम भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। जब भी अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में वक्ता केंद्र फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वक्ता केंद्र तथा के बीच सॉरी फोकस तथा ध्रुव के बीच जब हम रखते हैं तो हमारा जो दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु बहुत बड़ा बनता है जब हमारी वस्तु रखी होती है फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का दाब किस यंत्र से नापा जाता है। तो आपने अभी इसको पढ़ रखा है कि रक्त का दाब हम लोग जो नापते हैं आपका वो इस सिग्मोमैनोमीटर होता है, उससे आपका नापा जाता है। ठीक है, और पायरोमीटर हमें आपने पढ़ा था, पायरोमीटर आपका जो होता है उच्च ताप को नापने के लिए, जो हमारा उच्च ताप होता है उसके लिए हमारा जो है उच्च ताप मापक हमारा यंत्र होता है जो कि बहुत ज़्यादा ताप को नाप लेता है, वो हमारा होता है पायरोमीटर। और विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से, विद्युत धारा की प्रबलता को गैल्वेनोमीटर से आपका नाम लेते। और एनेमोमीटर जो होता है हवा की शक्ति की, हवा की गति को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो आप सभी यहाँ पे देखा कि सारा ऑप्शन हमने आपको बता दिया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पिगमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, ट्रांसफार्मर का जो कोड बना होता है किसका बना होता है, आपका नर्म लोहे का बना होता है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो आपका होता है उसके नियम पे काम करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग इसको चाहे पता हो तो उसके हिसाब से, या आपको नहीं पता तो आप लोग गूगल पता है वहाँ पे सर्च करके इसको आपको होमवर्क में करना है, ताकि मुझे लगे तो आप लोग क्लास को देखते हो और रिस्पॉन्सिबल कितने हो DDA के लिए। अगर आपका जितने लोगों का कमेंट आएगा मैं जान जाऊँगा, अगर आपने यहाँ तक अगर आप वाकई में 17 मिनट 15 मिनट तक हमारी वीडियो देखी है तो आप वाकई में रिस्पॉन्सिबल हो अपने घर बार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तो यार ज़रूर इसका कमेंट करना ऑफलाइन, मुझे लगे कि हाँ तुम भाई हो फला हो, ताकि एक हमको वो लग जाए कि हाँ कितने लोग हमारी क्लास को देख रहे हैं। और यहाँ तक 70 मिनट तक आपने क्लास को देखी है तो वाकई में आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास के अंदर। आपने बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है आपने 10 चीज़ें सीखी हो तो आपको 2 चीज़ें याद रखी हो, अगर उन्हीं 2 चीज़ें में से एग्जाम में आ जाए काफ़ी आपका भला हो सकता है यार। तो वाकई में ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता है करिए भैया हमको नहीं पता है, ठीक है, ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। तो इसी क्लास को हम लोग रोज़ाना करते हैं, शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है, तो आज भी हमारी क्लास हो रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मत भूलिएगा भैया, और लाइक करिएगा, क्योंकि रोजाना हम लोग DDA जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आपकी क्लास, आपसे वादा करता हूँ कि ये आपका भाई ये क्लास आपको डेली लेता रहेगा स्टडी GK की, तो आप लोग जरूर इस क्लास को फॉलो करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।